अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर ये खबर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों को, एक से ज़्यादा लीडर को कहीं से ये धमकी दी जा रही है कि इमरान खान को छोड़ो, नीचे बैठो, पार्लियामेंट वापस चले जाओ और कम से कम जब तक कि बाय इलेक्शन पंजाब के नहीं होते बहुत ज़्यादा बकवास करना बंद कर दो, वरना तुम्हारी ख़तरनाक स्कैंडलस किस्म की वीडियोस जो हैं तुम्हारी बीवी को, बच्चों को, ख़ानदान को और पूरी दुनिया के सामने जो हैं वो लाई जा सकती हैं, सोशल मीडिया पे रिलीज़ की जा सकती हैं। ये कहने की तो खैर कोई ज़रूरत ही नहीं है कि ये एक बहुत सीरियस किस्म का जुर्म है, ये क्राइम है, लेकिन ये एक बहुत ही घटिया, कमीनी और जलील किस्म की हरकत भी है, बहुत इमोरल है, ये पाकिस्तान के कानून की तो खिलाफ ही है, ये मज़हब के भी ख़िलाफ़ है, बहुत ही गैर अखलाकी हरकत है। और इसमें जब हमें ये भी पता चलता है और यह अंदेशा होता है कि इसमें शायद सरकारी एहलकार या सरकारी मुलाजमीन जो हैं इसमें मुलव्वस हैं इस किस्म की धमकी देने में, तो फिर ये बात भी समझ आती है कि टैक्स पेयर के ऊपर पलने वाले जो महकमे हैं, जो टैक्स पेयर्स के ऊपर चलते हैं, उनको टैक्स पेयर्स को हरास करने, इंटिमिडेट करने, डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, विच एक्चुअली ब्रिंग्स अनदर डायमेंशन टू द होल क्राइम। अब इसमें बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो तारीख़ है वो इस हवाले से बड़ी पुरानी है। 1980 की दिहाई से ये चीज़ हमारे सामने आ रही है और इसमें सियासतदानों को भी टारगेट किया गया और ऑनरेबल जस्टिसेस और जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के, उन्हें भी टारगेट किया गया, उनकी भी वीडियोस जो हैं बनाने की कोशिश की गई। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ 2007 जुलाई 2007 की बरतानवी अखबार गार्डियन की स्टोरी, जिसका उन्वान और हेडलाइन ये है, पाकिस्तानी जजेस ऑर्डर स्वीप फॉर डिवाइसेस। अब इसके फैक्ट्स जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि बावजूद इसके कि 1996 से 1996 से जब सजाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उस वक्त से एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जब उन्होंने सुओ मोटो नोटिस लिया और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उनके उस ज़माना का जो ओल्ड फैशन फ़ोन था, वो मोबाइल नहीं था गालिबन, उसके साथ एक चिप या डिवाइस जो है लगी थी रिकॉर्डिंग की, वो केस चल रहा था। उसके बावजूद 2007 के मार्च या अप्रैल में मुशर्रफ हुकूमत की जो हडहरामी थी और जो उनकी बेशर्मी थी वो इस हद तक पहुंच चुकी थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कॉन्फिडेंशियल या सीक्रेट मार्क करके एक डोसियर जो है प्रेजेंट किया गया, जिसमें उस वक्त के सस्पेंडेड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इफ्तिखार चौधरी, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो हैं, उनके खिलाफ एक एविडेंस सबमिट की गई सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच को, जिसको कहा गया कि ये ट्रांसक्रिप्ट है कॉन्वर्जेशंस का जो उनके घर में, उनके बेडरूम में हुई हैं, इसमें तस्वीर भी हैं। ये क्लियर अटेम्प्ट थी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस को इंटिमिडेट करने की, हरास करने की और ब्लैकमेल करने की, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस को समझ आ गया कि अगर इस पॉइंट के ऊपर स्टैंड न लिया तो तमाम ही जो कोर्ट्स हैं, तमाम ही जो जस्टिसेस हैं, उन्हें दर हकीकत धमकी दी जा रही है, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बड़ा अंगीख्ता हो गई, जलाल में आ गई, और सुप्रीम कोर्ट ने जो 13 मेंबर उस वक्त का फुल बेंच था, उसने मुशर्रफ हुकूमत को वार्न किया कि किसी भी किस्म के स्कैंडलस मटेरियल को इकट्ठा करना, ट्रांसमिट करना, प्रेजेंट करना, दिखाना जो है ये एक जुर्म है, ये इनएडमिसिबल है। और जो लीगल काउंसिल मुशर्रफ हुकूमत की तरफ से प्रेजेंट हुए थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने उनका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिया और उन्हें और हुकूमत को एक बहुत बड़ा भारी जुर्माना भी किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच ने, 13 मेंबर बेंच ने इंटेलिजेंस ब्यूरो IB को ये हुक्म दिया कि आप जजेस के ऑफिसेस और घरों को स्वीप करें और विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट करें कि जितने भी ऑनरेबल जस्टिसेस हैं उनके ऑफिसेस और उनके घर जो हैं उसमें अब किसी किस्म की कोई सर्वेलेंस डिवाइस जो है वो नहीं लगी हुई। ये वो स्टोरी है जिसे मैं चाहूँगा कि बार बार आप स्क्रीन के ऊपर देखें, इसके अंदर तमाम फैक्ट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं, मैंने तो सिर्फ 3-4 चीज़ें इकट्ठी की हैं। 2015 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन पिटिशन आई जिसमें इंटेलिजेंस ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने पिटिशन किया सुप्रीम कोर्ट को कि 1996 का जो जस्टिस सजाद अली शाह साहब का केस है, सुओ मोटो नोटिस है, उसकी इन कैमरा ब्रीफिंग हेयरिंग जो की जाए। लेकिन उस इन कैमरा जो ब्रीफिंग हुई, वहाँ जो फैक्ट्स रिवील किए गए, वो फैक्ट्स जो है वो अखबारात की हेडलाइन और जीनत बने, पाकिस्तान के तमाम अखबारात के, हिंदुस्तान के अखबारात की भी अंदर वो फैक्ट्स पब्लिश हुए, जिसमें खुद ISI ने ये माना कि तकरीबन हर महीने 6,500 से 7,000 फ़ोन जो हैं उनको ISI टैप करती है, रिकॉर्ड करती है, वायर टैपिंग करती है। ये क्लियर नहीं है कि वो किसके फ़ोन है। बहरहाल ये एक बहुत इंटरेस्टिंग रेवलेशन थी जो पूरी दुनिया के अखबारात में ये चीज़ छपी। लेकिन 2019 में जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक पिटिशन चल रही थी और वहाँ पे मुनीर मलिक साहब जो हैं केस को प्रेजेंट कर रहे थे, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये सामने आई कि
जजेस के फ़ोन को टैप करना जो है वो एक सफिशिएंट ग्राउंड है फॉर दी डिसॉल्विंग एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ गवर्नमेंट। ये हेडलाइन है जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा सकता हूँ। और वहाँ पर जब मुनीर मलिक साहब ने ये कहा कि हमारी कोवर्ट सर्वेलेंस की जा रही है, काजी फाइज़ ईसा साहब की, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की कोवर्ट सर्वेलेंस की जा रही है, और वहाँ पर ये सवाल उठा और उस पर बहुत बहस हुई कि क्या किसी के बेडरूम के अंदर कैमरे लगाना, क्योंकि आजकल के ज़माने में बिल्कुल बटन होल छोटे छोटे जिप किस्म के जो नज़र भी नहीं आते, इस किस्म के कैमराज हैं जिन्हें दीवार में कहीं पर भी किसी भी जगह पे लगाया जा सकता है, जिनको बटन होल कैमराज जो है वो कहते हैं, ये बटन कैमराज कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये डिस्कशन उठी और ऑनरेबल जजेस ने, जस्टिसेस ने ये सवाल उठाया, पूछा उन्होंने कि क्या कोई ऐसा कानून है पाकिस्तान में जिसके तहत जो है आप किसी भी सिटीज़न जो है उसके बेडरूम की प्राइवेसी को वायोलेट कर सकते हैं, वहाँ पे सर्वेलेंस इक्विपमेंट डिवाइसेस लगा सकते हैं, कैमरास लगा सकते हैं, लिसनिंग डिवाइसेस जो है लगा सकते हैं, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस जो है लगा सकते हैं। जवाब मनफी में था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया गया कि हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर एक ऐसा फेडरल लॉ ज़रूर है जहाँ पर आप इस किस्म की वायर टैपिंग या बेडरूम में कैमरास लगा सकते हैं, लेकिन उस वक्त, सिर्फ उस वक्त जब एक सीनियर फेडरल जुडिशल ऑफिसर जो है वो उसको अप्रूव करे, उसकी परमिशन करे। उसका रैशनल क्या है? इस किस्म की कोई भी जो वायर टैपिंग को डिवाइस उस वक्त लगाई जा सकती है जब किसी रियासत को ये ख़तरा हो कि रियासत के ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहा है, रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, स्पाइंग कर रहा है किसी दूसरे मुल्क, थर्ड कंट्री के लिए, या फिर ये है कि कोई दहशतगर्दी का मंसूबा बन रहा है, बहुत सीरियस किस्म का क्राइम वहाँ पे हो रहा है। वहाँ पर एक जुडिशल ऑफिसर, एक जज की परमिशन से इस किस्म की डिवाइसेस जो हैं लगाई जा सकती हैं। ये इसका रैशनल है, ये इसकी रीजनिंग है। अदरवाइज़ किसी किस्म का कैमरा, डिवाइस, सर्वेलेंस इक्विपमेंट को कहीं पर प्लांट करना, लगाना, रखना का जो एक्ट है वो एक क्राइम है। उसको रिकॉर्ड करना, उसको ट्रांसमिट करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना बाय व्हाटएवर मींस, ये एक सीरियस ऑफेंस और क्राइम है। और आजकल के दौर में जहां ट्विटर के ऊपर लोगों के लिखे हुए कमेंट्स के ऊपर, जहां लोग इदारों के बारे में कमेंट्स लिखते हैं, वहां लोगों के खिलाफ FIRs कटती हैं या उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उस ज़माने में ये मालूम करना कि अननोन नंबर से किस किस्म के मैसेजेस आ रहे हैं या नोन नंबर से मैसेजेस आ रहे हैं, या कौन व्हाट्सएप के ऊपर किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या सोशल मीडिया पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल किस्म की चीज़ नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि चूंकि अभी तक अगर किसी, और ये इसमें सरकारी अहलकार की असम्पशन क्यों है, उसकी वजह यह है कि इस किस्म की कैपेसिटी और रिसोर्सेज होना कि बटन होल, ठीक है आजकल टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो चुकी है, बड़े बटन कैमराज आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन बटन कैमराज को प्लांट करना, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के अंदर प्लांट करना, ऑफिसेस के अंदर प्लांट करने का मतलब है कि पूरा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है जहां नौकरों की, मुलाजमों की, मेंटेनेंस की, खास करके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, जो मेंटेनेंस की टीम्स आती हैं, जो मेंटेनेंस करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अंदर पेनिट्रेट करना, चौकीदारों को खरीदना, उनको कंट्रोल करना, ये सब कुछ जो है ये प्राइवेट लोग जो हैं कोई इतनी आसानी से नहीं कर सकते। इसके लिए एक सर्टन किस्म की कैपेसिटी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ चाहिए, और यही स्ट्रेंथ जो है वो ज़ाहिर है सरकारी अहलकारों या सरकारी महकमों के पास होती है। अब सरकारी अहलकार चूँकि किसी को आज तक सज़ा मिली नहीं है, जब भी किसी को वीडियो ब्लैकमेल किया जाता है, आज मैं देख रहा था एक टेलीविजन चैनल पे टर्म इस्तेमाल हो रही थी वीडियोक्रेसी, लेकिन बुनियादी तौर पे ये जो वीडियो ब्लैकमेल जब भी पाकिस्तान में हुआ तो जो इसका टारगेट होता है, जो पॉलिटिशियन होता है, या कोई जज होता है, या कोई सेलिब्रिटी होता है, या कोई मीडिया पर्सन होता है, या कोई बिजनेसमैन होता है, तो वो जो है लगता है कि उसके लिए बड़ी ह्यूमिलिएशन है, उसके लिए बड़ी शर्मसारी का मुकाम है। असल में जुर्म तो वो कर रहे हैं जो कैमरा प्लांट करते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, जो उसे ट्रांसमिट करते हैं, जो उसे रिकॉर्ड करते हैं, जो उसे फैलाते हैं, लेकिन इस चीज़ को इंटेलेक्चुअली, कंसेप्चुअली समझा ही नहीं गया। यहाँ मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल देता हूँ मी टू कैंपेन की। मी टू कैंपेन जो है, जो अमेरिका से चली, पूरे यूरोप में फैल गई, हिंदुस्तान, पाकिस्तान तक भी पहुंची, उसका बुनियादी आर्गुमेंट क्या है? इससे पहले ये था कि जिस औरत का रेप होता था, जिस पे ज्यादती होती थी, जिस औरत के ऊपर, वो अपना मुंह छुपाती फिरती थी, वो समझती थी कि उसको कोई शर्मसार होने की ज़रूरत है, उसको दुनिया से छुपने की ज़रूरत है। मी टू कैंपेन ने उस आर्गुमेंट को टर्न अराउंड कर दिया। मी टू कैंपेन ने कहा कि रेप करने वाला, असॉल्ट करने वाला, हमला करने वाला जो है, जो अपने आप को ताकतवर समझता है,
اکثر ایسے لوگ جو تھے وہ بڑے طاقتور تھے, بڑے مضبوط تھے. اس کی خیر پولیٹیکل ڈائمینشنز بھی ہیں کہ می ٹو کیمپین کو بعد میں ایکسپلائٹ بھی کیا گیا, اس کو مس یوز بھی کیا گیا, لیکن بنیادی آرگومنٹ یہ تھا کہ جو برڈن آف شیم تھا اس کو اس عورت سے, اس لڑکی سے ٹرانسفر کر دیا گیا اس آدمی کی طرف, اور اس کو مانا گیا کہ وہ مجرم تھا, اس کو شرمسار ہونے کی ضرورت ہے, اس کو معافی مانگنی ہے, اس کو, وہ مجرم ہے, اس کو سزا ملنی. تو جب تک پاکستان میں یہ تصور جو ہے وہ ذہنوں میں نہیں آئے گا کہ ویڈیو کیمراز لگانے والے, ریکارڈ کرنے والے, ٹرانسمٹ کرنے والے, دھمکی دینے والے در حقیقت مجرم ہیں, ذلیل ہیں, کمینے ہیں, گھٹیا ہیں, قابل نفرت ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ایکسپوز کیا جائے تو ان کو, ان کے خاندانوں کو شرم سے اپنا منہ چھپانا چاہیے. جب تک کہ تصور جو ہے پاکستانی سیاست کے اندر, سوسائٹی میں, سوشل میڈیا کے اندر, سیوک سوسائٹی کے اندر جو ہے یہ پھیلے گا نہیں, اور جب تک کورٹس اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گی. جب میں واپس آتا ہوں اسی کورٹ کی ایگزامپل میں جہاں پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے, جو میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں 2019 کا میرا خیال ہے یہ کیس ہے قاضی فائز عیسیٰ والا, جہاں پر میرے خیال ہے کہ یہ جو 10 ممبر کا بینچ ہے اسے اس وقت جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, جو اس وقت چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے, وہ اسے ہیڈ کر رہے تھے. بلکہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا اگر تھوڑا سا میں اور آپ کو بتا دوں کہ کون کون آنریبل جسٹسز جو ہیں اس بینچ میں تھے. The court was told that spying on judges of the superior courts is sufficient grounds for dissolving an elected government. A 10-member full court headed by Justice Umar Ata Badial resumed hearing in the identical petitions challenging the presidential reference filed against Justice Qazi Faiz Issa for allegedly not disclosing his foreign properties in his wealth returns. Other members of the bench include Justice Maqbool Baqir, Justice Manzoor Ahmed Malik, Justice Faisal Arab, Justice Mazhar Alam Khan Mia Khail, Justice Sajjad Ali Shah, Justice Sayyid Mansoor Ali Shah, Justice Munib Akhtar, Justice Yahya Afridi and Justice Muhammad Qazi Amin Ahmed. اس میں سے کچھ آنریبل جسٹسز ریٹائر ہو گئے لیکن بہت سے لوگ وہاں پہ ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر آنریبل جسٹسز کو ایک پروٹیکشن سپریم کورٹ آف پاکستان دیتی ہے اور لوگوں کو وارن کرتی ہے, ان کو ایک الٹیمیٹم دیتی ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, تو پاکستان کے جو ٹیکس پیئرز ہیں بیچارے شریف لوگ, ان کا کیا قصور ہے؟ ان کی پریویسی کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی کورٹس جو ہیں کیوں پروٹیکٹ نہیں کر رہی؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس میں یہ بھی تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ انیتا تراب کیس جو 2012 کا ہے, اگر آپ اس کو ریڈ کریں, جس وقت افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے, اور بڑا امپورٹنٹ کیس ہے یہ پاکستان کی لیگل ہسٹری کا, کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کا, 2012 کا کیس ہے. اگر اس کے آپ پیرا 17, 18, 19 کو دیکھیں تو وہ انلیگل آرڈرز کے حوالے سے ہیں, جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کلیریفائی کیا کہ سرکاری اہلکار, سول سرونٹ جو بھی ہیں, سرکاری اہلکار جو ہیں, وہ ان کے پاس کوئی ایکسکیوز یہ نہیں ہے کہ ہمیں ایک آرڈر ملا اوپر سے جو غیر قانونی تھا, ان کانسٹیٹیوشنل تھا, ان کو نظر آ رہا تھا, اور وہ یہ کہیں کہ نہیں میں نے اس لیے یہ آرڈر مانا کیونکہ جو اوپر سے یہ آرڈر مجھے آ رہا تھا میرے سپیریئرز مجھے کہہ رہے تھے. اس چیز کا اطلاق, یہ جو انیتا تراب کیس ہے نا, اس کا اطلاق پورے پاکستان کے سرکاری اہلکاروں پہ ہوتا ہے. انہوں نے کسی بھی کلر کے کپڑے اگر پہنے ہوئے ہوں, کالے, پیلے, نیلے, ان سب پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. یہ ایک جرم ہے پاکستان کے آئین میں, پاکستان کے قانون میں, کہ آپ انلیگل ان کانسٹیٹیوشنل آرڈرز جو ہیں ان کو نہیں مان سکتے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو سمجھیں. اور میں آخر میں صرف ایک کوٹ ہے بہت ہی مشہور انسانی تاریخ کا, وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. اور یہ میں بیسیکلی نام کر رہا ہوں تمام پالیٹیشنز کے, خواہ وہ تحریک انصاف کے ہوں, پی 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 کے ہوں, پی ایم ایل این کے ہوں, پی ایم ایل کیو کے ہوں, اے این پی کے ہوں, یا سول سوسائٹی کے لیڈرز ہوں. یہ بہت مشہور ورڈز ہیں جو ہولوکاسٹ میوزیم جو ہے اس کے باہر لکھے ہوئے ہیں. اس کی تصویر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. اور یہ ورڈز ہیں مارٹن نیمولر کے, جو جرمن پیسٹر تھے, ریلیجس اسکالر تھے, چرچ سے ان کا تعلق تھا, اور وہ پہلے نازی رجیم کو سپورٹ کرتے رہے. پھر وہ خود کنسنٹریشن کیمپ میں چلے گئے, اور انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے یہ لائنز دیں جو آج انسانی تاریخ کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہیں. انہوں نے کہا, فرسٹ دے کیم فار دا سوشلسٹ اینڈ آئی ڈڈ ناٹ اسپیک آؤٹ بیکاز آئی واز ناٹ اے سوشلسٹ. دین دے کیم فار دا ٹریڈ یونینسٹ اینڈ آئی ڈڈنٹ اسپیک آؤٹ بیکاز آئی واز ناٹ اے ٹریڈ یونینسٹ. دین دے کیم فار دا جوز اینڈ آئی ڈڈنٹ اسپیک آؤٹ بیکاز آئی واز ناٹ اے جو. Then they came for me and there was no one left to speak for me. اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. ایک ریاست اور ایک ایسا معاشرہ جہاں جرم اتنی کھلم کھلا بے شرمی اور فحاشی کے بھوت ننگے ہو کے ناچ رہے ہوں, وہاں تمام سیاسی جماعتوں کے, ان کی لیڈروں کی ضرورت ہے کہ اس قسم کی جو گھناؤنی پریکٹسز ہیں اسے کنڈیم کریں, ورنہ بچ کوئی نہیں سکتا. ہر سیاسی جماعت کو اس میں ٹارگٹ کیا گیا ہے. آج اتنا ہی مجھے کہنا ہے. تھینک یو سو مچ.